हम बर्थ टाइम वेरिफिकेशन, रेक्टिफिकेशन, डिटर्मिनेशन, ये सभी चीज़ें इस कोर्स के अंदर बात करने वाले हैं। तो बेसिकली ये एक्सक्लूसिव कोर्स है और मेरा ऐसा दावा है कि ये मैं ही कराता हूँ और कोई नहीं करा सकता। और बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन के मेरे पास बहुत बड़े बड़े लोगों के केस आते हैं, आप इमेजिन नहीं कर सकते। उतने बड़े लोगों के केस आते हैं कि वो बर्थ टाइम अपना रेक्टिफाई कराते हैं, प्योरीफाई कराते हैं। तो वो उन सभी टेक्निक्स पर हम यहाँ पर बात करेंगे और जो भी चीज़ हम बात करेंगे वो क्लास 6 के बेस पर हम करेंगे। क्लास 6 में जो भी बता रखा है, मैं बहुत सारे वीडियोस में भी बोलता हूँ, वो चीज़ मैं फिर से आपको बोलूँगा कि किसी को भी अपना करेक्ट बर्थ टाइम मालूम नहीं होता और सब लोग अपनी कुंडली लेकर घूम रहे होते हैं और उसको एस्ट्रोलॉजर के पास ले जाकर एनालाइज करवाते हैं और खुद भी एनालाइज करते हैं, जबकि किसी को भी अपना करेक्ट बर्थ टाइम दुनिया में पता ही नहीं है। एस्ट्रोलॉजिकली डॉक्टर के हिसाब से पता है, मगर एस्ट्रोलॉजिकली करेक्ट बर्थ टाइम नहीं मालूम होने की वजह क्या है कि हमारे शास्त्रों में किसको हम बर्थ टाइम लें ये मेंशनड ही नहीं है। जब बर्थ टाइम मेंशनड ही नहीं है तो एक चाइल्ड बर्थ की कई स्टेजेस होती हैं। एक उसका कंसेप्शन होता है, वो एक स्टेज है। एक जब वो गर्भ से बाहर आता है वो एक स्टेज होती है। इसके बाद उसको मदर से सेपरेट किया जाता है, वो एक स्टेज होती है। और उसकी फर्स्ट क्राई होती है जिसे हम बोलते हैं, वो नेचुरल वे में सांस लेना शुरू करता है, उसके लंग्स एक्सपेंड होते हैं, वो एक स्टेज होती है। ये अलग अलग स्टेजेस हैं। अब आप किस स्टेज को बर्थ टाइम मानोगे? इन सभी स्टेजेस में 2-3-4 मिनट का डिफरेंस होता है। जब वो चाइल्ड बर्थ के लिए बाहर आता है तब एक पर्टिकुलर टाइम होता है। इसके बाद वो चाइल्ड का आपका बर्थ होने के बाद मदर से उसको सेपरेट करते हैं, वो एक सेपरेट टाइम होता है। और तीसरे नंबर पर जब आप वो फर्स्ट क्राई होता है, वो एक सेपरेट टाइम होता है। इस पूरे प्रोसेस में 3-4-5 मिनट का समय तो डेफिनेटली लगता ही लगता है। जब 4-5 मिनट का समय लग गया उसके बर्थ के अंदर, तो आपने जो भी बर्थ टाइम नोट किया है, क्योंकि शास्त्रों में ये बता ही नहीं रखा आप किस चीज को उसका बर्थ टाइम लोगे। इसका मतलब आप जो भी बर्थ टाइम लेकर अपना चल रहे हो, आपने अपनी समझ से, डॉक्टर की समझ से एक्यूरेट टाइम मेजर नोट किया है, मगर एस्ट्रोलॉजिकली वो टाइम करेक्ट नहीं है। तो जो आप कुंडली अपनी लेकर चल रहे हो वो पूरी तरीके से शुद्ध नहीं है, वो अशुद्ध कुंडली है जिसके बेस पर आप अपनी प्रेडिक्शन करते हो या अपनी कुंडली को एनालाइज कराते हो। तो उसका उपाय क्या है, हमें कैसे पता चलेगा? तो शास्त्रों में क्लियर शब्दों में दिया गया है कि किस पल पर हम जब पैदा होते हैं, शास्त्र कहते हैं हमारे अंदर प्राण पड़ते हैं, लाइफ आती है, ऑक्सीजन आती है। जब वो ऑक्सीजन लेना शुरू करते हैं वो प्राण है, तो हमारे अंदर प्राण आएंगे, उस समय पर हमारा जन्म होगा। अब वो प्राण क्या होता है कि एक पर्टिकुलर मोमेंट पे इंसान का जन्म होता है, उसे प्राण मिलते हैं। प्राणों को, प्राण पदा का पूरा एक डिटेल है, उस पर मैं नहीं जाऊंगा, मगर मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूं। प्राणों का डिस्ट्रीब्यूशन लगातार होता रहता है दिन भर। प्राणों के लिए सर्टेन प्राण आपके इंसान के लिए बनाए हुए हैं, सर्टेन प्राण आपके जानवरों के लिए बनाए हुए हैं, सर्टेन प्राण आपके पक्षियों के लिए बनाए हुए हैं, और सर्टेन प्राण आपके सरीसृप जो भी सांप बिच्छू वगैरह होते हैं उनके लिए बनाए हुए हैं। तो एक पर्टिकुलर मोमेंट के जो प्राण हैं वही इंसान को मिलेंगे, और वो क्लासिक के अंदर शास्त्रों में श्लोक की फॉर्म में पूरी तरीके से डिफाइंड है, जिन्हें मैं आपको श्लोक भी बताऊंगा कहाँ पे मेंशन्ड है, आगे चलकर वो टॉपिक आएगा उसके बेस पर बताऊंगा। इसलिए यदि आप एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हैं तो आपको जन्म समय शुद्धिकरण करना आना चाहिए, और आप एस्ट्रोलॉजिकली अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो आपको जन्म समय शुद्धिकरण करवाना चाहिए। बगैर उसके आप यदि एस्ट्रोलॉजिकली कुछ भी कर रहे हैं तो वो आप आधी अधूरी जानकारी के बेस पर कर रहे हैं। ये तो मैंने बताई आधारशिला, इसका क्या कारण है कि हमें जन्म समय शुद्धिकरण की क्या रिक्वायरमेंट होती है, क्या जरूरत होती है। अब इसकी मल्टीपल टेक्निक्स हैं, मैं इनिशियली टेक्निक्स को अलग अलग एक्सप्लेन करूंगा और इसके बाद हम एक ही कुंडली पर उन सभी टेक्निक्स को लगाकर पर्सन के बर्थ टाइम को वेरीफाई भी करेंगे, रेक्टिफाई भी करेंगे और डिटरमाइन भी करेंगे। अब देखिए, क्वेश्चन हमारे बर्थ टाइम में किस तरीके के आते हैं। एक तो वो प्रश्न आता है कि डॉक्टर ने टाइम बता रखा है
और जो मैं कह रहा हूं हमें उसका शुद्धिकरण करना है, उसमें 2-4-5 मिनट का डिफरेंस हो सकता है। क्योंकि डॉक्टर भी जब नोट करता है तो उसका फोकस इस बात पर नहीं होता कि वो आपका बर्थ टाइम नोट करे, उसका फोकस होता है कि जो आपका मदर एंड जो भी चाइल्ड है वो हेल्दी हो, स्वस्थ हो। और जब वो उससे निवृत्त हो जाता है पूरा कंप्लीटली, तो उसके बाद वो नोट करने की सोचेगा कि भाई इस समय पर हम नोट कर लेते हैं इसका बर्थ टाइम। कुछ लोग जो एस्ट्रोलॉजिकली अवेयर होते हैं वो बोल देते हैं कि भाई हमें एक्यूरेट टाइम होता है, आज की डेट में तो आप अंदर भी प्रेजेंट हो सकते हो, मदर भी देख सकती है, इस तरीके से होता है, तो वो नोट कर लेते हैं। मगर वही क्वेश्चन अराइज हो जाता है कि कौन सा टाइम उसने नोट किया है, उसके बेसिस पर वहाँ पर आपकी प्रेडिक्शंस और उसकी कुंडली बनेगी, वो बदल जाएगी कि वो किस टाइम को बर्थ टाइम मानकर चल रही है मदर भी। तो इसमें अलग अलग स्टेप्स हैं, टेक्निक्स हैं। तो कुछ समय में वो उसका बर्थ टाइम अप्रोक्सीमेटली करेक्ट है, कुछ समय में पर्सन को डाउट है, 15-20 मिनट का डिफरेंस है। कुछ केसेस में ऐसे बहुत सारे केस आते हैं जिसमें वो कहता है कि भाई 9 से 10 बजे के बीच में जन्म हुआ होगा। बहुत सारे केसेस में लोग आएंगे, वो कहेंगे जी अंदाजा नहीं है, मॉर्निंग में जन्म हुआ होगा, पिताजी ऑफिस जा रहे थे, सुबह दूध निकाल रही थी मम्मी, या कोई ऐसे आया था मॉर्निंग में, न्यूज़पेपर आया था, चाय बन रही थी, नाश्ता कर रहे थे, इस तरीके से बताएंगे। या इवनिंग के समय में, रात का समय था, सोने जा रहे थे, आधी रात को सब सो गए थे, उस समय पर जन्म हुआ है। क्योंकि जो एस्ट्रोलॉजिकली अवेयर नहीं होते उन लोगों को कोई मतलब नहीं है, उन्हें कोई फर्क भी नहीं पड़ता कितने बजे जन्म हुआ है। बहुत लोग तो डेट तक भी याद नहीं रखते। तो जब आपको टाइम में वेरिएशन है, एक पूरी रेंज दे रहा है नेटिव, तब हम किस तरीके से निकालेंगे। फिर सवाल आता है उसको पर्सन को डेट ही नहीं पता, आगे पीछे आएगी जी इन 3-4 दिन में होगा। मदर्स बता देती है होली के आसपास हुआ था, होली निकल गई थी उसके बाद हुआ था, या तू पैदा हुआ था उसके जस्ट बाद होली आई थी 2-3 दिन बाद, इस तरीके से बताएंगे। या घर में उसकी शादी थी, तू जब शादी हुई थी उससे 4-5 दिन पहले गोद में था मेरी में, इस तरीके के आपने सुने होंगे जो जनरली पुराने लोग। और कई लोगों पे घड़ी भी नहीं हुआ करती थी, ये भी था, देखना ही नहीं आता था बर्थ टाइम, बर्थ हो रहा है तो वो टाइम कहाँ से रिकॉर्ड करेंगे प्रॉपरली। तो ये सभी समस्याएं आती हैं, तो उस केस में भी हम निकालेंगे। डे पता नहीं है, कई लोगों को कुछ भी पता नहीं है, मालूम ही नहीं है, जैसे आप देखते हो। मतलब वो मैं नहीं कह रहा, जनरली लेबर क्लास जो लोग आते हैं या आपका मजदूर जो होते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते, घर में उन्हें कोई मतलब भी नहीं होता बर्थ टाइम से, तो वो उन्हें ईयर तक नहीं पता होता। उनसे आप एज पूछोगे कितनी होगी तो वही कहेगा जी ये होगी 39-40 साल होगी, 42-45 हो सकती है, छोटे भाई की इतनी है तो मेरी इतनी होगी, इस तरीके से बताते हैं। तो आपको ईयर ऑफ बर्थ भी मालूम नहीं है। हम इन सभी प्रश्नों का जवाब आपको यहाँ पर लेकर चलेंगे। इसके अंदर मैं केपी एस्ट्रोलॉजी का यूज करूंगा, मगर जो मेरा मेन फोकस होगा बर्थ टाइम, मतलब मेरा मानना है, मैं केपी भी पढ़ाता हूँ और केपी एस्ट्रोलॉजी से बर्थ टाइम एक्यूरेट मैं करने की कोशिश करता हूँ। मगर यदि आपने वैदिक के कॉम्बिनेशंस नहीं लगाए तो कोई भी बर्थ टाइम करेक्ट नहीं हो सकता। जो श्लोक दिए हुए हैं शास्त्रों में, केपी बाद में डेवलप हुई है, उन श्लोक के बेस पर हम करेंगे। तो ये मैंने अभी आपको थोड़ी सी भूमिका बनाई थी। अब मैं आज की क्लास में बर्थ टाइम की एक टेक्निक यहाँ पर डिस्कस करूंगा। हम 2-4 क्लास में थ्योरी पढ़ेंगे, इसके बाद हम प्रैक्टिकल चार्ट्स पर लगाएंगे सभी को, और आप क्लास से सीख कर जाओगे कि बर्थ टाइम किस तरीके से रेक्टिफाई करना चाहिए, वेरीफाई करना चाहिए। और एज ए एस्ट्रोलॉजर जो लोग प्रोफेशनली इसको करते हैं, इससे ये अपना आप में बर्थ टाइम ऐसा है कि आपको रोजी रोटी दे सकता है। इतनी ज़्यादा कुंडलियाँ आती हैं, मेरे पास लाइन लगी होती है और मेरे पास समय नहीं होता, मैं उनको 15-15 दिन का टाइम देता हूँ। इतना बर्थ टाइम करेक्शन आता है, मगर आपको करना आना चाहिए। आप इसे प्रैक्टिस करें, जो प्रोफेशनली करना चाहते हैं, और जो शौकिया करना चाहते हैं वो भी इसको करें। अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहली टेक्निक मैं बताऊंगा आपको, नाड़ी टेक्निक है। नाड़ी टेक्निक क्या कहती है कि उसने नाड़ी टेक्निक में ऐसा माना गया है कि जो इंसान है वो 5 पंच तत्वों, जिन्हें पंच महाभूत बोलते हैं, उनसे मिलकर बना हुआ है। कौन से पंच तत्वों से इंसान मिलकर बना हुआ है? पृथ्वी जिसे हम अर्थ बोलते हैं, दूसरा वाटर जिसे पानी बोलते हैं, तीसरा फायर जिसे अग्नि बोलते हैं, चौथा एयर जिसे हम वायु बोलते हैं, और पांचवा आकाश। इन पंच तत्वों से मिलकर इंसान बना होता है। जानवरों में 4 ही तत्व होते हैं, पंच तत्व नहीं होते, उसमें आकाश तत्व नहीं होता। आकाश तत्व है आपकी बुद्धि और विवेक, वो 5वां तत्व है। तो हर इंसान 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। इसी तरीके से आपके जो ग्रह हैं, मेनली 7, राहु और केतु कोई ग्रह नहीं होता है,
वो किसी चीज से मिलकर नहीं बने हुए हैं। बाकी 5 ग्रह भी इन्हीं पंच तत्वों से मिलकर बने होते हैं। और उन ग्रहों में जो मेन एलिमेंट होता है वो इस तरीके से होता है। आपका सबसे पहला सूर्य अग्नि तत्व का ग्रह माना जाता है। इसके बाद चंद्रमा आता है, वो जल तत्व का ग्रह माना जाता है। फिर मार्स या मंगल आता है, उसे भी अग्नि तत्व का ग्रह बोलते हैं। फिर बुध या मरकरी आता है, उसे पृथ्वी तत्व का ग्रह बोलते हैं। फिर बृहस्पति या जुपिटर आता है, उसे आकाश या स्काई एलिमेंट का प्लेनेट बोलते हैं। फिर शुक्र या वीनस आता है, उसे भी जल तत्व का ग्रह बोलते हैं। और लास्ट में आपका सैटर्न या शनि आता है, उसे वायु तत्व का ग्रह बोलते हैं। तो जो इंसान का शरीर है वो भी पंच महाभूत से मिलकर बना होता है। आपके ग्रह हैं ये भी आपके पंच तत्वों से मिलकर बने हैं। अलग अलग ग्रहों के अलग अलग तत्व हैं। शास्त्रों में कहा गया है, ये नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के अंदर हमारे ऋषि और मुनियों ने क्लासिफाई किया। उन्होंने कहा कि जो नारी है, स्त्री है, वो इमोशनल होती है बहुत ज्यादा, और वो उसकी बॉडी के अंदर वाटर तत्व बहुत ज्यादा होता है। जल तत्व और वायु तत्व की अधिकता होती है। उसके जो विचार होते हैं बहुत इमोशनल होते हैं और बहुत ज्यादा, बहुत दूर तक नारी सोचती है। तो उसके बेसिस पर माना गया कि जो नारी का शरीर होता है वो भी पंच तत्वों का बना हुआ है, मगर उसके अंदर जल तत्व की, जल का मतलब यहाँ पे इमोशंस है, जल तत्व की अधिकता होती है और एयर तत्व की भी अधिकता होती है। तो उसके बहुत विचारशील होती है नारी, और साथ ही साथ बहुत इमोशनल होती है। जल्दी से आपको पता है कि आंसू आ जाते हैं उनके, बहुत दया भाव होता है। तो ये दो तत्व मिलकर बने होते हैं। ये ऋषियों ने कहा कि जो नारी का शरीर है मेनली उसके अंदर इन दो एलिमेंट्स की एक्सेस होती है। दूसरा जो पुरुष होता है उसके अंदर बाकी के तीनों तत्व एक्सेस में होते हैं। बाकी के तीनों तत्व कौन से बचे? आपका पृथ्वी तत्व, फायर तत्व और आकाश तत्व। ये तीन तत्वों से मिलकर पुरुष या मेल का शरीर बना होता है। अब ऋषियों ने कहा, क्योंकि मैं नाड़ी टेक्निक की बात कर रहा हूं, तो नाड़ी टेक्निक कुछ नहीं है। ऋषि जो सप्त ऋषि थे उन्होंने वो आपस में वार्तालाप कर रहे थे और उसी वार्तालाप को नाड़ी एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं। उन्होंने किसी की कुंडली देखकर इवेंट बताए और किस बेस पे कौन सा इवेंट हुआ, ये स्त्री की कुंडली है, पुरुष की कुंडली है, ये भी आप देखकर बता सकते हो। यदि बर्थ टाइम करेक्ट है तो आप ये देखकर बताओगे कि ये स्त्री की कुंडली है, ये पुरुष की कुंडली है। ये मैं पहले ही क्लैरिफाई कर देता हूं, हम जो भी ये इनिशियल कंसेप्ट पढ़ेंगे उनके एक्सेप्शंस आपको मिल सकते हैं। ये नहीं कि ये पूरे के पूरे 100% एज इट इज लगेंगे, मगर मैक्सिमम केसेस में ये कॉम्बिनेशन हम लगेंगे। एलिमेंट को भी मैं 4 तरीके से डिफाइन करूंगा जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो इनिशियली ये कहा गया कि जो स्त्री का जो स्त्री होती है या फीमेल नेटिव होती है वो मेनली 2 टाइप के एलिमेंट उसके अंदर एक्सेस में होते हैं, वाटर एलिमेंट एंड एयर एलिमेंट। और मेल नेटिव होता है उसके अंदर 3 तरीके के एलिमेंट होते हैं। अब हम यहाँ पर यह निर्धारित करेंगे कि दिन के एक पर्टिकुलर समय पर जन्म हुआ है तो वो फीमेल नेटिव होगा, और एक पर्टिकुलर समय पर जन्म हुआ है तो वो मेल नेटिव होगा। ये नाड़ी कंसेप्ट है। वो तो हम किस तरीके से डिसाइड करेंगे वो मैं भी आपको बताऊंगा। और आप में से यदि किसी का भी प्रैक्टिकली भी हम 1-2 एग्जांपल ले लेंगे इन बिटवीन क्लास, जब मैं ये इसको एक्सप्लेन कर दूंगा तो समझने के लिए हम प्रैक्टिकल एग्जांपल लेकर चलेंगे कि इसको हम किस तरीके से अप्लाई करते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको प्रेजेंटेशन दूंगा अभी। तो ज़्यादातर लोग तो ऑलरेडी मेरे अलग कोर्सेज में हैं, तो जो न्यू है उनको मैं बता देता हूँ कि अभी मैं इन जनरल अपना माइक्रोफोन अब म्यूट रखें, बीच में बिल्कुल ना बोलें, आप नोट करके रख लें। जो मैं एक्सप्लेन करने के बाद आप लोगों से खुद कहूँगा कि भाई आप अपने डाउट्स पूछ लें, तो उस समय पर आप सभी लोग अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। जो चीज़ मैंने अभी वर्बली बताई थी उसको मैं थोड़ा अब आपको प्रेजेंटेशन के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। देखिए इसमें मैं 1-2 चीज और बता देता हूं उस पर, एलिमेंट पर आने से पहले। यह है व्हेन बर्थ इज एट लग्न संधि। इसके मैं और भी कंसेप्ट देखूंगा बहुत सारे। कई लोगों की कुंडलियों के अंदर आप देखते हो, एलिमेंट पर मैं आऊंगा अभी, उससे पहले मैं 1-2 बातें बता देता हूं। इन्हें हम लगाएंगे नहीं मगर ऐसा कहा जाता है।
ट्रेडिशनली लोग ऐसा करते हैं, पुराने एस्ट्रोलॉजर ऐसा करते हैं, तो कोई ऐसी चीज नहीं बचनी चाहिए जो कि और लोग करते हो और आपको पता ना हो। ये हालांकि कोई बहुत सटीक नहीं है, सटीक क्या मतलब बहुत ज्यादा अप्रोक्सीमेट है, इन पे ज्यादा बिलीव नहीं किया जा सकता, मगर लोग करते हैं, इसलिए मैं केवल बता रहा हूं आपको। जब लग्न संधि पर जन्म हो, लग्न संधि किसे बोलते हैं? जब आपकी लग्न की डिग्री 29 डिग्री से 1 डिग्री हो, या 0 से 1 डिग्री के बीच में, और 29 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में हो, तो उस केस में क्या होता है, लग्न बदलने की पूरी पूरी संभावना होती है। लग्न 1 डिग्री 4 मिनट के अंदर चलती है, 4 मिनट के अंदर। यदि आपकी लग्न 0 से 1 डिग्री है, आपके जन्म समय को 4 मिनट आप पीछे कर दीजिए, आपकी कुंडली की लग्न बदल जाएगी। 0 से 1 डिग्री सपोज एरीज साइन में है, एरीज साइन में आपकी लग्न 0 से 1 डिग्री है, तो आप 4 मिनट पीछे चले जाइए, आपकी लग्न पाइसेस हो जाएगी, तो सारा खेल ही बदल गया, पूरी कुंडली बदल जाएगी। इसी तरीके से यदि लग्न आपकी 29 से 30 डिग्री है, 29 से 30 डिग्री है, तभी भी आप 4 मिनट आगे कर दीजिए टाइम, मैक्सिमम। हो सकता है 1-2 मिनट में ही बदल जाए, मैक्सिमम 4 मिनट टाइम आगे कर दीजिए, आपकी लग्न नेक्स्ट आ जाएगी। सपोज आपकी लग्न पाइसेस में 29 से 30 डिग्री है, किसी भी समय आपका जन्म हुआ, आप अपना बर्थ टाइम 4 मिनट आगे कर दो, तो आपकी लग्न एरीज बन जाएगी, और लग्न बदलते ही आप देखिए आपकी पूरी कुंडली और सारा आपका भविष्य बदल जाएगा। तो जिन लोगों की जन्म लग्न संधि पर हुआ हो, लग्न संधि किसे बोलते हैं? आपकी लग्न की असेंडेंट की डिग्री 0 से 1 हो, या 29 से 30 हो, वो तो लग्न संधि है ही है, और 30 के जितना क्लोज होगा उसे भी मान सकते हो। तो उस केस में यदि 2-3-4 मिनट भी यदि जन्म समय को आगे पीछे किया जाए, तो आपकी कुंडली का असेंडेंट या लग्न पूरी तरीके से बदल जाएगा, और लग्न ही बदल गई तो फिर हमारी एस्ट्रोलॉजी पूरी तरीके से चेंज हो जाएगी, आपके सब डिविजनल चार्ट चेंज हो जाएंगे। तो पुराने समय में जब मैथमेटिकल कैलकुलेशन बहुत ज्यादा नहीं पता होती थी, तो वो किस तरीके से किया करते थे वो मैं यहां पर बता रहा हूं। वो नेटिव से पूछते थे कि यदि उसकी असेंडेंट की डिग्री, ध्यान से सुनिएगा, 29 से 30 है, उससे पूछते थे आप घर में बड़े हो क्या बहन भाइयों में? यदि वो बड़े ब्रदर है सबसे, और उनकी 29 से 30 डिग्री है, तो वह एस्ट्रोलॉजर कहता था कि आपकी ये लग्न ठीक है। और यदि उसकी 0 से 1 डिग्री है और वो घर में सबसे छोटा होता था, तो वो कहते थे कि 0 से 1 डिग्री है, तो छोटा जो है, यंगर है, उसकी 0 से 1 डिग्री आ रही है, तो उसे हम सही मान लेते थे। उल्टा हो गया कि वो घर में छोटा है, मगर उसकी असेंडेंट जो उसने टाइम बताया, उसकी डिग्री 29 से 30 आ रही है, तो वो उसके टाइम को आगे करके उसकी लग्न बदल देते थे, और वो लग्न लेते थे जिसमें उसकी लग्न की डिग्री 0 से 1 डिग्री हो। तो पुराने टाइम पर ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजर क्या करते थे, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, कि लग्न संधि पर जिन लोगों का जन्म हुआ होता था, उनसे वो एक वर्बली क्वेश्चन पूछते थे कि आप घर के अंदर बड़े हो क्या? पहले वैसे हालांकि बहुत सारे बहन भाई होते थे, फिर भी वो देखते थे कि वो बड़ों में से आते हैं, जैसे 5-7 बहन भाई हैं तो सबसे बड़े 2-3 में हैं, तो वो यदि उसकी डिग्री 29 से 30 है, तो वो उसको रिटेन करते थे कि यही आपकी लग्न होगी। मगर वो वैसे बड़ा बता रहा है अपने आप को कि मैं बड़ा भाई हूँ, घर के अंदर बड़ी बहन हूँ, और उसकी डिग्री 0 से 1 आ रही होती है, तो उसको वो बदल कर उसकी लग्न को चेंज कर देते थे, और उसकी लग्न की डिग्री 29 से 30 डिग्री मतलब प्रीवियस साइन में चले जाया करते थे। ये कंसेप्ट यूज हुआ करता था, उसे भी आजकल बहुत लोग जिन्हें बर्थ टाइम नहीं पता होता करेक्ट करना, वो यूटिलाइज करते हैं। एक दूसरी टेक्निक जो वो लोग यूज किया करते थे, मैं ट्रेडिशनल टेक्निक बता रहा हूं, मैं इसको कोई बहुत ज्यादा मानता नहीं है एक्यूरेट, मगर ट्रेडिशनल टेक्निक है तो इनको हमको पता होना चाहिए। देखिए, राशियों को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है, एक है रात्रिबली और एक होता है दिवावली। वो राशियां जो नाइट में स्ट्रांग होती हैं, और एक वो राशियां होती हैं जो दिन के अंदर स्ट्रांग होती हैं। रात के अंदर स्ट्रांग जो राशियां होती हैं, जिन्हें हम कहते हैं स्ट्रांग ड्यूरिंग नाइट, ये होंगी आपकी एरीज, टॉरस, जेमिनाइन, कैंसर। 1 2 3 4 जिसे बोलेंगे, एरीज, टॉरस, जेमिनाइन, कैंसर। और इसके बाद आएगा आपका सैजिटेरियस, और ये एक्वेरियस नहीं है एक्चुअली, ये कैप्रिकॉर्न है, यहाँ पे मिस प्रिंट है तो मैं आपको इसको करेक्ट कर दूंगा। तो 1 2 3 4 9 10 ये राशियां रात्रि को बली मानी जाती हैं, और इसमें भी कंट्रोवर्सीज है, कहीं कहीं पर आपको
टेक्स्ट में कुछ डिफरेंट मिल सकता है, मगर जो मोस्ट एक्सेप्टेबल है वो मैंने यहाँ पर लिया हुआ है। इस बात में भी कंट्रोवर्सी है कि रात में कौन सी बलि होती है, दिन में कौन सी बलि होती है, मगर जो ज़्यादातर लोग जिसे मानते हैं वो मैंने यहाँ पर बताया है। इसी तरीके से जो दिन में बलि होती हैं वो राशियाँ होती हैं 5, 6, 7, 8, 11 एंड 12। अब ऐसा माना जाता है कि आप का जन्म हुआ सपोज रात्रि को, और आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि आपकी लग्न कैंसर है या आपकी लग्न लियो है। सपोज 29 डिग्री कैंसर आ रही है। अब आप देखना चाहते हो कि ये कैंसर ही है क्या, 2-3 मिनट आगे बढ़ाऊंगा तो ये लियो बन जाएगी। तो ऐसा हमें देखना है कि यदि रात्रि में जन्म हुआ है तो हम कैंसर रखेंगे उसकी लग्न, क्योंकि रात्रि में ये राशियां स्ट्रांग होती हैं। तो ऐसा माना जाता है रात्रि में रात्रि बलि राशि के अंदर जन्म होगा, ऐसा मानते हैं। ये प्रैक्टिकली है नहीं ऐसा, मगर राशि संधि पर है तो इसको भी यूटिलाइज किया जा सकता है कि आपको सपोज कैंसर में 29 डिग्री आपकी आ रही है, उसे हम रिटेन कर लेंगे रात्रि को। इसी पर्सन का जन्म यदि दिन में हुआ होता और कैंसर में 29 डिग्री आ रहा होता तो उसे हम चेंज करके लियो कर देते। उसका रीजन क्या है कि डे टाइम के अंदर सिंह राशि को बलि माना गया है। तो यदि आपको दोनों में से एक राशि चूज करनी पड़े लग्न की, तो रात्रि में हम रात्रि बलि राशि को चूज करेंगे और दिन में आपका दिवावली राशि को यूज करेंगे 5, 6, 7, 8, 11, 12। फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूं कि सपोज आपके पास एक पर्सन आया, उसकी कुंडली बनाई आपने और उसकी लग्न कैप्रिकॉर्न 29 डिग्री आ रही है, कैप्रिकॉर्न 29 डिग्री। तब आपको पता लग जाना चाहिए कि ये कैप्रिकॉर्न 29 डिग्री है। मैं थोड़ा सा टाइम बढ़ाऊंगा तो ये एक्वेरियस भी हो सकती है, मकर से ये कुंभ भी बन जाएगी 3 से 4 मिनट में। तो मैं कौन सी मानूं, करेक्ट टाइम इसका कौन सा होना चाहिए? तो आपको यह देखना है कि उस पर्सन वो बताता है कि रात्रि का जन्म है या दिन का जन्म है। यदि रात्रि का जन्म है तो मैं उसको कैप्रिकॉर्न मान लूंगा, क्योंकि रात्रि के अंदर कैप्रिकॉर्न साइन स्ट्रोंगर होता है एज कंपेयर टू एक्वेरियस साइन। और यदि दिन का जन्म होगा तो मैं उसी पर्सन की लग्न को, असेंडेंट को एक्वेरियस मानूंगा और कैप्रिकॉर्न को छोड़ दूंगा। तो ये दो कंसेप्ट पुराने ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजर देखते ही बता दिया करते थे कि यह आपकी लग्न गलत है। आप उनके पास जाओगे, जैसे ही आप उसके पास पर्सन के पास जाओगे, आप कहोगे कि देखेगा वो असेंडेंट तो आपका 29 डिग्री 30 मिनट आ रहा है। आप देखता है कि ये तो कैप्रिकॉर्न आ रहा है और आप जन्म बता रहे हो रात्रि का, दिन का। तो दिन में कैप्रिकॉर्न यदि राशि संधि पर है तो कैप्रिकॉर्न की बजाय एक्वेरियस आपकी लग्न बताएगा और वो कहेगा कि आप गलत कुंडली लेकर आए हो, आपकी लग्न एक्वेरियस है। तो ये एक कंसेप्ट वो ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजर यूज किया करते थे। डाउट्स आप नोट कर लेना, यदि इसमें आपके कोई क्वेश्चन होंगे तो मैं एक साथ ही आपको क्लियर कर दूंगा। अब मैं आगे बढ़ता हूं। यह है आपका नाड़ी टेक्निक फॉर बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन। इसको एलिमेंट तत्व वेश की टेक्निक बोलते हैं। करना क्या होता है इसमें, मैंने अभी आपको बताया था, डेज ऑफ वीक एंड देयर पंचभूत एलिमेंट। अभी मैंने बताया था कि जो आपके 7 प्लेनेट होते हैं और उन प्लेनेट के करस्पॉन्डिंग हफ्ते के 7 दिन है, आप सबको मालूम है वो कौन कौन सा प्लेनेट या दिन किस पंचभूत एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो सबसे पहले मैंने जैसे बताया था संडे, तो इसका जो ग्रह है संडे का वो होता है सन, और वो फायर एलिमेंट, फायर तत्व या अग्नि तत्व का प्लेनेट है। दूसरे नंबर पर आता है मंडे, उसका जो प्लेनेट है वो मून है और वो वाटर तत्व का प्लेनेट है। तीसरे नंबर पर आता है ट्यूसडे, उसका प्लेनेट है आपका मार्स और वो अग्नि तत्व का प्लेनेट है। चौथे नंबर पर आता है वेनेसडे, उसका जो प्लेनेट है वो मरकरी है, वो पृथ्वी तत्व का है। थर्सडे को आपका जुपिटर होता है, वो आकाश या स्काई एलिमेंट का होता है। फ्राइडे को आपका वीनस है और वाटर एलिमेंट का प्लेनेट है। सैटरडे को आपका सैटर्न है, वो एयर एलिमेंट का प्लेनेट है। अब मैंने अर्लियर आपको एक्सप्लेन किया था कि जो फीमेल के लिए वाटर फीमेल नेटिव का जो बॉडी है वो मेनली इट कंसिस्ट ऑफ, एज पर नाड़ी टेक्निक, बायोलॉजिकली तो एक ही है, मेल और फीमेल की उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, मगर वो नेचर से पकड़ रहा है इसको। ये वाटर या एयर एलिमेंट एक्सेस में होता है उसकी नेचर में, और मेल के अंदर फायर, अर्थ और स्पेस एलिमेंट एक्सेस में होता है, ऐसा हम मानकर चलते हैं। अब इसको यूटिलाइज कैसे करना है देखिए, यहां पर जो आपके एलिमेंट है ध्यान रखिएगा, इन्हें कुछ समय टाइम एलोकेटेड है। इसको यूटिलाइज कैसे करेंगे आपको बिल्कुल प्योरली समझ में आएगा। आपके हर एक एलिमेंट को टाइम एलोकेटेड है और कैसे याद रखना है एलिमेंट को वो मैं समझा देता हूं।
आपका सबसे नीचे अर्थ होती है और अर्थ पर ही पानी होता है मेनली। जब वो ऊपर भी हो तो फाइनली अर्थ से आके गिरेगा अर्थ पर। फिर हम आग भी अर्थ पे लगाते हैं मगर वो ऊपर की तरफ उठती है। तो तीसरा एलिमेंट हो गया आग, फायर। एयर आपका स्काई में ही होती है, अर्थ के ऊपर होती है। तो चौथे नंबर का एलिमेंट आता है एयर। और स्पेस जिसे हम स्काई बोलते हैं वो इन सभी से ऊपर होता है। तो इस ऑर्डर में आपको इन एलिमेंट को याद रखना है। नंबर 1 आता है अर्थ, नंबर 2 आता है वाटर, नंबर 3 आता है फायर, नंबर 4 आता है एयर एंड नंबर 5 आता है आपका स्काई। फिर से बता रहा हूं कि हम जिस पर टिके हुए हैं वो अर्थ है, उस पर जो चलता है वो पानी है, उस पर हम जब भी अग्नि लगाते हैं तो वो ऊपर उठती है, तो उसकी हाइट थोड़ा पानी से भी ऊपर होती है फायर की। एयर आपकी और भी ऊपर चली जाती है और सबसे ऊपर आपका आकाश होता है स्काई। तो इन 5 एलिमेंट को आप याद रखेंगे जिनकी जरूरत पड़ेगी। इन एलिमेंट को एक टाइम एलोकेटेड है, इसको हम यूटिलाइज करेंगे, मगर अभी आप टाइम याद रखिए कि जो सबसे पहला आया अर्थ उसको 6 मिनट एलोकेटेड है, वाटर को 12 मिनट, 6 की टेबल की फॉर्म में होंगे। अर्थ को 6, वाटर को 12, फायर तीसरे नंबर पर मैंने समझाया था 18, एयर चौथे नंबर पर समझाया था वायु 24 और स्पेस 30। तो इन सभी एलिमेंट को आपको इस तरीके से टाइम एलोकेटेड है। अर्थ को 6 मिनट, वाटर को 12 मिनट, फायर को 18 मिनट, एयर को 24 मिनट, स्पेस को 30 मिनट। इनको हम इसी ऑर्डर में लिखते हैं। पहले इन पांचों को इसी ऑर्डर में लिख देते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस है ऑर्डर की, ध्यान रखना। इसके बाद इनको फिर स्पेस से शुरू होकर रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं। ये 5 के बाद छठा फिर से स्पेस आएगा, स्पेस के बाद स्पेस आएगा, अब उल्टे ऑर्डर में। फिर एयर आएगा, फिर फायर आएगा, फिर आपका वाटर आएगा, फिर अर्थ आएगा। मतलब आप शुरू कहां से होंगे? अर्थ से। अर्थ के बाद आपने वाटर गए, मतलब नीचे से ऊपर जा रहे हैं। देखिए सबसे पहले अर्थ है, अर्थ के ऊपर वाटर होता है, वाटर के ऊपर फायर होती है, फायर के ऊपर एयर होती है, एयर के ऊपर स्काई होता है। अब ऊपर से नीचे उतरना शुरू करेंगे तो सबसे पहले आपका स्पेस आएगा, स्काई, इसके बाद एयर आएगी, एयर के बाद फायर आएगी, फायर के बाद वाटर आएगा और एंड में फिर हम अर्थ पर चले जाएंगे। तो इनको जो टाइम अलोकेटेड है वो 6, 12, 18, 24, 30 मिनट है और इस तरीके से टाइम अलोकेटेड है। ये ऊपर के इन पांचों एलिमेंट के टाइम को अभी ऐड करते हो तो ये आएगा 90 मिनट्स और नीचे के पांचों एलिमेंट के टाइम को ऐड करोगे तो ये भी 90 मिनट्स आएगा। इन सभी को हम ऐड कर देते हैं। यदि हम अर्थ से स्काई में गए, स्पेस में, और स्पेस से वापस अर्थ में आए और ये पूरे टाइम को यदि आप ऐड करते हो तो 180 मिनट और 3 आवर्स होता है। ये अभी मैंने आपको 2 चीजें बताई हैं, इनका यूटिलाइजेशन मैं अभी आपको बताऊंगा, आसानी से समझ में आएगा। पहले मैंने बताया कि आपके जो ग्रह हैं वो पंचभूत एलिमेंटों से मिलकर बने होते हैं। किस ग्रह को कौन सा एलिमेंट होता है ये मैंने बताया। जो फीमेल नेटिव का जो बर्थ होगा वो यदि अर्थ एलिमेंट, वो वाटर या एयर एलिमेंट के अंदर होना चाहिए, और मेल नेटिव का बर्थ है फायर, अर्थ या स्पेस एलिमेंट के अंदर होना चाहिए। इसके बाद हमने नेक्स्ट टॉपिक पर हम गए, उसमें मैंने बताया कि जो आपके 5 एलिमेंट हैं उनको यहाँ पर टाइम एलोकेटेड है। अर्थ से लेकर स्पेस तक जाते हैं तो टाइम 6 से 30 मिनट तक बढ़ जाता है। फिर हम स्पेस से उतरकर वापस अर्थ तक आते हैं और इनका ओवरऑल जो टाइम है सभी को यदि हम ऐड कर लें इस पूरी एक सीक्वेंस को, इसके अंदर 10 एलिमेंट हैं, 5 एलिमेंट हैं जो रिपीट हो रहे हैं, तो टोटल ड्यूरेशन जो खत्म होगी 3 घंटे की होगी। और 3 घंटे के बाद फिर वो यहीं से शुरू होंगे। हम देखिए अर्थ से चले, स्पेस में चले गए, स्पेस से शुरू होकर अर्थ में आए, अब वापस यदि 3 घंटे के ऊपर का टाइम है तो फिर हम अर्थ से इसी सीक्वेंस को फॉलो करेंगे। 6 घंटे के बाद ये सीक्वेंस फिर कंप्लीट हो जाएगी, 9 घंटे के बाद ये सीक्वेंस फिर कंप्लीट हो जाएगी, 12 घंटे के बाद ये सीक्वेंस, मतलब 3 के मल्टीपल्स के बाद ये कि ये सीक्वेंस आपकी रिपीट होती रहेगी। 3 घंटे के बाद आपसे पूछा जाए तो आप फिर कहोगे अर्थ एलिमेंट आएगा, फिर आपका वाटर एलिमेंट आएगा एंड सो ऑन। तो यहां पर यदि आप देखते हो कि 6 मिनट पर कौन सा एलिमेंट होगा तो 0 से 6 मिनट तक अर्थ एलिमेंट होगा, 6 से 18 तक मतलब नेक्स्ट 12 मिनट है, इसका मतलब 6 मिनट तक ये हुआ, उसके बाद 12 मिनट वाटर एलिमेंट रहेगा, मतलब 6 से लेकर 18 तक ऐड कर दीजिए 6 मिनट में 12। 18 के बाद अगली 18 मिनट मतलब 18 से लेकर 36 तक आपका फायर एलिमेंट होगा। इस तरीके से हम इसको देखते हैं, कीप ऑन एडिंग, इन्हें ऐड करते जाएंगे एक दूसरे के अंदर। अब देखिए इसको यूटिलाइज किस तरीके से करना है, आपको बर्थ टाइम किस तरीके से वेरीफाई करना है, आपको मैं एक एग्जांपल बताऊंगा। इसके बाद आप में से यदि कोई देगा तो हम उसका बर्थ टाइम यहां पर वेरीफाई करेंगे लाइव क्लास के अंदर। प्रैक्टिकली करना क्या है आप ध्यान से समझें इस पूरी चीज को। सबसे पहला काम करना है फाइंड द टाइम ऑफ सनराइज। आपको सनराइज बर्थ जिस दिन आपका हुआ है, आपकी कुंडली के अंदर आपका जो भी बर्थ टाइम मार्क्ड है, आप सभी मोबाइल ऐप
सभी सॉफ्टवेयर के अंदर उस दिन का सनराइज टाइम मेंशन्ड होता है। आप जाकर देखोगे बर्थ डिटेल में तो उसमें सब कुछ लिखा होता है, कौन सा योग है, कौन सा करण है, कौन सी तिथि है, आपका जिस दिन आपका जन्म हुआ उस दिन का आपका बर्थ टाइम क्या है। तो आप सबसे पहले नोट करोगे उस दिन का सनराइज कितने बजे हुआ, पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप, फाइंड टाइम ऑफ सनराइज। दूसरे नंबर पर आपको पता करना है आपका जिस दिन बर्थ हुआ है, डे ऑफ बर्थ फाइंड आउट करना है। वी विल स्टार्ट डे ऑफ बर्थ, आपने फाइंड आउट कर लिया, ये इंपॉर्टेंट है कि डे ऑफ बर्थ का मतलब मंडे है, ट्यूसडे है, थर्सडे है, वेडनेसडे है, जो भी है। अब होगा क्या है, ध्यान से समझिएगा। यहां पर जो मैंने पीछे एलिमेंट बताए हैं, ये जन्म सपोज आपका हुआ मंगलवार को, ट्यूसडे को, तो सनराइज के टाइम पर, ध्यान से सुनना मेरा सेंटेंस, सनराइज के टाइम पर जो मार्स का एलिमेंट राइज कर रहा होगा, मार्स का एलिमेंट कौन सा, फायर, तो सनराइज के टाइम पर जो एलिमेंट अवेलेबल होगा वो फायर एलिमेंट होगा, और सनराइज से 18 मिनट तक फायर एलिमेंट होगा। उसके बाद नेक्स्ट 24 मिनट एयर एलिमेंट होगा, उसके बाद नेक्स्ट 30 मिनट स्पेस एलिमेंट होगा, नेक्स्ट 30 मिनट फिर स्पेस एलिमेंट होगा, फिर एयर एलिमेंट होगा, फिर फायर एलिमेंट होगा, और इस तरीके से आपके सारे एलिमेंट आ जाएंगे, और 3 घंटे के बाद वापस से वही एलिमेंट फायर रिपीट होगा। और एक एग्जांपल समझ लीजिए, सपोज आप कहते हो कि जन्म आपका बुध को हुआ है, बुधवार को, तो बुधवार मीन्स वेडनेसडे को हुआ है, तब क्या करेंगे, जब सूर्य उदय हुआ सनराइज के टाइम पर, जो एलिमेंट आपका मरकरी का आपको एलिमेंट पता है अर्थ होता है, तो उस टाइम पर जो एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा था वो अर्थ एलिमेंट होगा। तो सनराइज से 6 मिनट तक अर्थ एलिमेंट होगा, उसके बाद नेक्स्ट 12 मिनट तक वाटर एलिमेंट होगा, उसके बाद नेक्स्ट आपका 18 मिनट तक फायर एलिमेंट होगा। इसी तरीके से एलिमेंट बढ़ते जाएंगे, और 3 घंटे के बाद वापस से वही सीक्वेंस रिपीट होगी। तो जन्म के जो आपका बर्थ जिस दिन भी हुआ है, उस दिन आप देखिए आपका डे कौन सा है, सनराइज कितने बजे हुआ है। जब सनराइज हुआ है उस दिन जो डे है उसका एलिमेंट उस समय पर एग्जिस्ट करेगा, और इसके बाद हम आगे बढ़ते चले जाएंगे इस सीक्वेंस को फॉलो करते हुए, और आपका जब जन्म हुआ है वहां तक पहुंचेंगे इस सीक्वेंस के बेस पर ऐड करते 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 करते, और आपका देखेंगे जन्म के समय का एलिमेंट कौन सा आ रहा है। तो यदि फीमेल नेटिव है उस समय पर आपका एलिमेंट वाटर एलिमेंट आ रहा है या एयर एलिमेंट आ रहा है, तो आपका बर्थ टाइम करेक्ट है एलिमेंट वाइज। मगर यदि और मेल नेटिव है तो आपका यदि फायर एलिमेंट आ रहा है, अर्थ एलिमेंट आ रहा है, स्पेस एलिमेंट आ रहा है, तो आपका बर्थ टाइम करेक्ट माना जाएगा, अदरवाइज नहीं माना जाएगा। अब इसको मैं प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करता हूं थोड़ा सा। तो पहला मैंने बताया कि आपका सपोज एक पर्टिकुलर डे को जन्म हुआ, उस दिन का आपने सनराइज टाइम नोट कर लेना है, उस दिन का डे नोट कर लेना है। ये 2 इंपॉर्टेंट डेटा आपको लेने हैं, जो कि आप मोबाइल ऐप और कहीं से भी आप ले सकते हो कि आपका जन्म कितने बजे हुआ, वो डे कौन सा था, और उस दिन सनराइज क्या था। अब यहां पे मैं एग्जांपल ले रहा हूं, देखिए, नेटिव बॉर्न एट 16:02 PM ऑन ट्यूसडे, मंगलवार को 16:02 पर नेटिव का जन्म हुआ है। सनराइज उस दिन 6:56 पे है। अब इसको यूटिलाइज करना सीखिए, एक बार में ही आप सीख जाएंगे। बिल्कुल सिंपल है जो भी मैंने अभी बताया कि आपने क्या कहा, आपका जन्म हुआ है 16:02 पे, ट्यूसडे को हुआ है, और सनराइज टाइम आपने नोट कर लिया 6:56। अब आप देखना चाहते हो कि ये मेल नेटिव होगा या फीमेल नेटिव होगा, इसी से हम डिसाइड कर देंगे। कैसे करेंगे, देखिए, एक तो जन्म किस दिन हुआ है, ट्यूसडे को, ट्यूसडे का मतलब है उसका एलिमेंट होता है फायर। तो जब सनराइज हुआ था 6:56 पर, तो फायर एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा था। फायर एलिमेंट होता 18 मिनट तक, 18 मिनट तक। तो हम क्या करेंगे, देखिए 6:56 लिया, एज डे लॉर्ड इज मार्स वील स्टार्ट विद द फायर एलिमेंट। तो 6:56 में फायर एलिमेंट के 18 मिनट्स ऐड कर देंगे, उतनी देर तक फायर एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा। 6:56 से अगले 18 मिनट तक फायर एलिमेंट एग्जिस्ट किया, इसको मैंने ऐड किया, तो ये देखिए 6:56 में 18 मिनट ऐड किया तो 7:24 हो गए, 14 मिनट। अब फायर के बाद उस सीक्वेंस में आपको क्या बताया था मैंने, सीक्वेंस कहती है आपको याद होनी चाहिए, अर्थ, अर्थ के बाद वाटर, वाटर के बाद फायर, फायर के बाद एयर, और एयर के बाद स्पेस। तो फायर कंप्लीट हो चुका है यहां पर। अब इसमें आपका एयर के 24, नेक्स्ट
24 मिनट तक एयर एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा। मतलब 7:14 पे आपका फायर एलिमेंट खत्म हुआ, उससे अगले 24 मिनट तक आपका एयर एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा। तो इसमें मैं ऐड कर देता हूं, तो 7:38 तक, मतलब 7:14 से 7:38 तक एयर एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है। एयर के बाद स्पेस एलिमेंट आएगा और 30 मिनट तक स्पेस एलिमेंट आएगा। तो इसके अंदर मैंने 30 मिनट ऐड कर दिया, तो 30 मिनट तक स्पेस एलिमेंट आया। तो स्पेस एलिमेंट ऐड करने पर यह हो गया 8:08। 8:08 पर आया। अब आगे हम देखते हैं, तो हम यहाँ क्या करते हैं, इस तरीके से चलते चले जाते हैं कि कौन सा एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा। मगर अब यहाँ पर क्या काम होने वाला है, ये जो टाइम है ना 16:02, तो ऐसे हम करते रहेंगे तो पता नहीं कितनी देर लग जाएगी। 6:56 से लेकर 16:02 तक ऐसे 18 मिनट, 6 मिनट, 12 मिनट ऐड करते जाएंगे, तो पता नहीं कब पहुंचेंगे। तो मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था कि सनराइज के टाइम पर फायर एलिमेंट यदि आपका एग्जिस्ट कर रहा है तो 3 घंटे के बाद भी वही एग्जिस्ट करेगा, 6 घंटे के बाद भी वही रिपीट हो जाएगा और 9 आवर के बाद भी वही रिपीट होगा। तो हम क्या करते हैं ऐसे केस में, जब सनराइज से आपका बर्थ टाइम 3 घंटे, 6 घंटे, 9 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे ज्यादा हो, तो हम क्या करेंगे, उसको ऐड कर देंगे सनराइज के अंदर। जैसे यहां पर ये है 16:02, तो आप देखिए 9 आवर से थोड़ा ज्यादा समय है, 9 आवर से थोड़ा ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 9 आवर पहले ही ऐड कर लेंगे। 6:56 में हमने 9 आवर ऐड कर लिया, तो 15:56 हो गया। 15:56 पे हम पहुंच गए, और 15:56 पर भी वही एलिमेंट राइज कर रहा होगा जो कि सनराइज के टाइम पर राइज कर रहा था, मतलब फायर एलिमेंट। तो 15:56 के अंदर हम 18 मिनट ऐड करेंगे, तो 15:56 से लेकर उसमें 18 मिनट ऐड करने पर 16:14 PM आ रहा है। तो 15:56 से लेकर 16:14 PM तक फायर एलिमेंट है। तो इसका मतलब जो इस नेटिव का जो इसने टाइम दिया था वो क्या था, 16:02, वो इन दोनों के बीच में आ रहा है। 15:56 से लेकर 16:14 के बीच में आ रहा है। इट मीन्स इट इज फायर एलिमेंट। इसका मतलब ये मेल बर्थ है, और ये यदि मेल की कुंडली है तो इसका बर्थ टाइम हम क्या मानकर चलेंगे, करेक्ट मानकर चलेंगे कि ये मेल की कुंडली है। मगर यही पर्सन अपना बर्थ टाइम देता है 16:17। ये कहता है कि मेरा बर्थ टाइम 16:17 है। अब ध्यान से समझिए, तो देखिए मैंने क्या किया, 15:56 में पहले फायर एलिमेंट के 18 मिनट्स ऐड किए, तो ये आपका 16:14 आ गया। अब इसके बाद नेक्स्ट में ऐड करूंगा एयर एलिमेंट के 24 मिनट। तो 16:14 से 24 मिनट का मतलब 16:38 तक आपका एयर एलिमेंट आएगा। और यदि ये मेल नेटिव है तो मेल नेटिव का जन्म एयर एलिमेंट के अंदर नहीं हो सकता। 16:17 इसने अपना टाइम दिया है मुझे और कह रहा है कि मैं मेल नेटिव हूं, तो इसी चीज को मैंने कैलकुलेट किया। तो 16:14 से लेकर 16:38 तक आपका एयर एलिमेंट आ रहा है, और एयर एलिमेंट के अंदर मेल नेटिव का बर्थ नहीं हो सकता। इसका मतलब इस पर्सन का बर्थ यदि ये मेल है तो 16:17 नहीं हो सकता। तो क्या होगा ये देखना पड़ेगा, हम बर्थ टाइम करेक्ट कैसे करेंगे। तो अभी हमने देखा था कि 16:14 तक फायर एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब 15:56 से लेकर 16:40 तक फायर एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। इस ड्यूरेशन में एक मेल नेटिव का जन्म हो सकता है। इसके बाद अगले 24 मिनट तक एयर एलिमेंट आएगा, और उसके बाद फिर स्पेस एलिमेंट आएगा। इसको मैं कैलकुलेशन वाइज दिखाता हूं। देखिए यहां पर यदि मैं इसको ले लेता हूं 16:14 मैंने बता दिया है आपको, ये 16:14 PM तक आपका फायर एलिमेंट है 15:56 से। तो इस ड्यूरेशन के अंदर आपका जो जन्म होगा वो मेल नेटिव का हो सकता है। इसके बाद मैं देखता हूं कि इस पर्सन ने बाय द वे अपना जन्म समय बर्थ टाइम यहां पर बताया होता 16:17, तो स्थिति कैसे बदल जाती कि नेक्स्ट में लेता 16:14 में, अब फायर एलिमेंट के वो नेक्स्ट एयर एलिमेंट के 24 मिनट ऐड करता। तो टाइम ऑफ बर्थ यदि 16:17 PM दिया हुआ है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर 16:14 तक तो फायर एलिमेंट था। अब 16:14 फायर एलिमेंट के बाद 24 मिनट तक आपको मालूम है एयर एलिमेंट होगा। तो इस 16:14 में मैं 24 ऐड कर देता हूँ, तो ये आ जाता है 16:38 PM। यहाँ पर एयर एलिमेंट है, तो एयर एलिमेंट कब से कब तक है, 16:14 PM से लेकर एयर एलिमेंट आ रहा है हमारा 16:38 PM।
ये पूरा एयर एलिमेंट है इस ड्यूरेशन में। तो इस पर्सन का जो जन्म हुआ है इस ड्यूरेशन में, यदि उसने अपना टाइम 16-17 दिया होता और वो कहता मेल हूँ मैं, तो यहाँ पर देखिए 14 से लेकर ये 1614 से लेकर 1638 तक एयर एलिमेंट है, और इसमें एयर एलिमेंट के अंदर फीमेल नेटिव का बर्थ होता है। इसका मतलब ये मेल नेटिव का टाइम यदि 1617 है तो वो करेक्ट नहीं है, तो अब हमें इसे करेक्ट करना है। तो करेक्ट करने के हमारे पास दो तरीके हैं। 1614 से पहले तो फायर एलिमेंट था, अभी हमने निकाला 1614 से पहले फायर एलिमेंट था, और 1638 के बाद आपका जो एलिमेंट आएगा वो स्पेस आ जाएगा। इन दोनों एलिमेंट में एक मेल नेटिव का बर्थ पॉसिबल है, एयर एलिमेंट में पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब उसका बर्थ टाइम या तो 1614 PM से पहले होना चाहिए या 1638 के बाद होना चाहिए। तो ये दो ड्यूरेशन हमें पता लगी कि 1614 से लेकर 1638 तक नहीं हो सकता। अब दिक्कत क्या है, उसका जन्म जो उसने दिया है 1617 दिया हुआ है, तो उसको आप क्या करोगे, उसके नियरेस्ट टाइम तक मॉडिफाई करोगे। ये नहीं कि हम उसको 1638 पर ले जाएं तो 21 मिनट का डिफरेंस हो जाएगा, इतना ज़्यादा हम उसमें मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। तो नियरेस्ट जो एलिमेंट आ रहा है फायर वो आ रहा है 1614 पर, तो हम उस पर्सन के टाइम को मॉडिफाई करके हम उसे बता देंगे कि आपके जन्म का समय 16:14 है, और इस तरीके से हम उसको आसानी से बर्थ टाइम को रेक्टिफाई कर सकते हैं। अब हम एक लाइव एग्जाम्पल ले लेते हैं। पुरी जी ने जो अपनी डिटेल दी हुई है, इन्होंने अपना बर्थ टाइम बताया है 14 अक्टूबर 1962 और टाइम है 5:50 AM, दिल्ली का बर्थ है। अब इनका हम एक्चुअली चेक करेंगे कि इनका बर्थ टाइम ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट करेक्ट है या नहीं है। तो मैंने ये डिटेल यहाँ पर डाल दी है, हम इनकी कुंडली बना लेते हैं, और सबसे पहले हम पता करेंगे कि इनका डे ऑफ बर्थ कौन सा है और सनराइज कौन सी डेट को है। तो एक्चुअली देखिए, इसको थोड़ा समझने की ज़रूरत है इस एग्जाम्पल को। 5:50 टाइम है 14 अक्टूबर को। तो ये ध्यान रखना है कि जो डे है, यदि ये सनराइज से पहले का टाइम है 5:50, तो डे डिसाइड करने के लिए हम 14 अक्टूबर की बजाय 13 अक्टूबर का जो दिन रहा होगा उसे मानेंगे और उसी के सनराइज को लेकर चलेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो डे काउंट किया जाएगा वो सनराइज से लेकर नेक्स्ट डे सनराइज तक सेम डे माना जाएगा, हिंदू एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से माना जाएगा। ये नहीं कि आपका लाइक इनका जन्म 14 अक्टूबर जो डेट है, ये एक्चुअली रात को 12 बजे डेट चेंज होती है, मगर डेट चेंज होगा, डे चेंज होगा, वार चेंज होगा सुबह जब सनराइज होता है उस समय पर। तो हम देख लेते हैं, एक्चुअली सनराइज यदि 5:50 से पहले हुआ है तो 14 अक्टूबर ही इनकी यहाँ पर हम डेट लेकर चलेंगे, मगर सनराइज यदि 5:50 के बाद हुआ है तो डे और डेट दोनों बदलकर हम इसको एनालाइज करेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं ज़रा, इसके अंदर मोबाइल ऐप में सारी इसके सॉफ्टवेयर में भी अवेलेबल होती हैं, मोबाइल ऐप के अंदर भी ये डिटेल्स अवेलेबल होती हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले सनराइज देखता हूँ। सनराइज एक्चुअली आ रहा है 6:24 और डे ये दिखा रहा है एक्चुअल में यहाँ पर संडे। तो 6:24 एक्चुअली जो इनका बर्थ है वो सनराइज से पहले का है, इसलिए यहाँ पर हम डेट जो ले लेंगे वो 13 अक्टूबर का डे मानकर चलेंगे और इनका समय हम 13 अक्टूबर के सनराइज के बाद काउंट करेंगे कितना है इनके जन्म का समय। तो यहाँ पर मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, इनके बर्थ टाइम को मैं चेंज कर देता हूँ 1 डे से 13 अक्टूबर से, क्योंकि हमें वार वो लेना है, वार बदलने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। एक दिन मैं पीछे चला गया हूँ। अब यहां पर हमने क्या किया है, अब हम देखते हैं तो डे हो गया सैटरडे और जो सनराइज टाइम आ रहा है वो आ रहा है आपका 6:23। सैटरडे मान लिया है, 6:23 मान लिया है। तो इस कंसेप्ट को फिर से मैं रिपीट कर देता हूं। यदि किसी भी पर्सन का जन्म सनराइज से पहले हो तो यहां पर उसकी आप जो डे कंसीडर करेंगे, डेट से कोई नहीं मतलब है, आपको डे जो कंसीडर करेंगे वो प्रीवियस डे वाला कंसीडर करेंगे, क्योंकि हिंदू एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से वार होता है सुबह सनराइज से लेकर अगले दिन सनराइज तक। अब जैसे इनका जन्म 14 अक्टूबर को था हालांकि,
तारीख 14 अक्टूबर की थी, मगर आपको 14 अक्टूबर वाला डे नहीं मानकर चलना है, क्योंकि इनका जन्म 14 अक्टूबर को सनराइज से पहले हुआ है। तो इनका जो डे वो होगा जो उससे पिछली डेट को चल रहा था, उसी डे को हम मानेंगे और उसी डे के सनराइज से इसे हम काउंट करेंगे। तो मेरे पास दो डाटा आ गए, डे सैटरडे ले लिया, सनराइज टाइम 6:23 हुआ। अब मैं इसको आपके सामने देखिए एनालाइज करूंगा। तो डे हमने लिया सैटरडे, और इनका सनराइज टाइम है 6:23, सनराइज 6:23। बर्थ टाइम है इनका 5:50। एक चीज और बता देता हूं, यदि रात को 12 बजे बाद किसी का बर्थ हो और नेक्स्ट डे के सनराइज से पहले हो तो उसमें 24 ऐड कर दीजिए, आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो मैं यहां पर इसमें 24 ऐड कर देता हूं। तो ओवरऑल हो गया आपका 27, 23, 21 किस लिए ऐड किया, जिससे इसके आसपास का टाइम आ जाए। 29:50 जो इनका बर्थ टाइम था उसके आसपास आ जाए। अब मैं 7:23 से शुरू करूंगा और 29:50 पर कौन सा एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा वो मैं चेक करूंगा। देखिए 1 बाई 1। तो यहां पर 27:23 पर एयर एलिमेंट राइज कर रहा था। उसमें मैं एयर एलिमेंट होता है आपको मालूम है 24 मिनट के लिए, 24 मिनट में इसके अंदर ऐड कर देता हूं। पर यह आ जाएगा 28:47। मगर इनका जन्म है 29:50 का। अब स्पेस एलिमेंट के बाद रिवर्स डायरेक्शन में हम चल रहे हैं बेसिकली, तो फिर एयर एलिमेंट आएगा 24 मिनट के लिए। तो 24 मिनट के लिए यहां पर एयर एलिमेंट आएगा, तो इसको मैं फिर ऐड करती है, तो 18 मिनट ऐड कर देता हूं इसके अंदर में फायर एलिमेंट। तो फायर एलिमेंट आ गया है 29 तक। फायर एलिमेंट है, फायर के बाद फिर वाटर एलिमेंट आएगा नेक्स्ट 10 मिनट तक। तो वाटर एलिमेंट ऐड कर दे, वो सॉरी नेक्स्ट 12 मिनट तक। तो इसके अंदर मैं वाटर एलिमेंट ऐड कर देता हूं। रिवर्स डायरेक्शन में जा रहे हैं हम, 12 मिनट वाटर एलिमेंट इसके अंदर ऐड करूंगा के। तो 27:48 हो गया, इसके अंदर मैं 1 आवर ऐड करूंगा, क्योंकि पहले आपका 30 मिनट के लिए स्पेस एलिमेंट आएगा, फिर नेक्स्ट स्पेस एलिमेंट भी 30 मिनट के लिए आता है, हमें मालूम है। तो 1 आवर यदि इसके अंदर ऐड करूंगा तो 28:47 तक ये स्पेस एलिमेंट आएगा आपका। यहां तक पहुंच गए। अब बैकवर्ड डायरेक्शन में चल रहे हैं, स्पेस के बाद फिर से एयर एलिमेंट आएगा, 24 मिनट के लिए एयर एलिमेंट आएगा। 28:47 जो आया था आपका, उसमें मैं 24 मिनट ऐड करूंगा, तो 24 मिनट ऐड करने पे ये 29:11 आ जाएगा। देखिए मैं इसको 29:11 कर देता हूं। यहां तक आपका एयर एलिमेंट है, 29:11 तक एयर एलिमेंट आया। नेक्स्ट 18 मिनट तक फायर एलिमेंट होगा, तो नेक्स्ट 18 मिनट ऐड कर देता हूं, तो 29 तक ये फायर एलिमेंट है आपका। 29:11 से लेकर 29 तक फायर एलिमेंट आ गया। अब इस फायर एलिमेंट के बाद रिवर्स डायरेक्शन में जा रहे हैं, नेक्स्ट 12 मिनट तक आपका वाटर एलिमेंट आएगा, तो 12 मिनट ऐड कर देता हूं, तो 29:41 आपका वाटर एलिमेंट हो गया। तो 29 से लेकर 29:41 तक वाटर एलिमेंट है। अब नेक्स्ट वाटर से रिवर्स जा रहे हैं, तो 6 मिनट के लिए आपका अर्थ एलिमेंट आएगा, तो 6 मिनट ऐड कर देता हूं, तो 29:47 तक आपका अर्थ एलिमेंट होगा। अर्थ एलिमेंट आ गया। अब ये आपका सारी एक सीक्वेंस खत्म होगी, अर्थ एलिमेंट पर आकर सीक्वेंस पूरी खत्म हो जाती है। अब हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में फिर से अर्थ एलिमेंट से ही शुरू करेंगे। फिर से हम कहां से शुरू करेंगे? अर्थ एलिमेंट से। तो नेक्स्ट 6 मिनट फिर से अर्थ एलिमेंट होंगे, तो यह आएगा 29:53 तक फिर अर्थ एलिमेंट आएगा। तो अभी हम देखते हैं, तो कंक्लूड करते हैं 29:41 से लेके
2953 तक ये पूरे 12 मिनट अर्थ एलिमेंट है, और इनका जो बर्थ टाइम है 2950 तक है। इसका मतलब वो अर्थ एलिमेंट के अंदर लाई कर रहा है, और हमें मालूम है कि मेल नेटिव का बर्थ अर्थ एलिमेंट के अंदर हो सकता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट इनका बर्थ टाइम करेक्ट है, एलिमेंट वाइज बर्थ टाइम करेक्ट है। बिल्कुल उसको पिन पॉइंट करने के लिए हम अलग टेक्निक्स आगे की क्लासेस में करेंगे, जिन्हें आप आसानी से सीख सकते हो। और साथ में यदि किसी को डाउट है तो वो भी पूछ सकते हो आप, कि किसी को समझ में ही नहीं आया, ऐसा भी हो कोई। हाँ पुरी साहब, आपने हैंड रेस किया हुआ है। सर ये डाउट एकदम नहीं है, बहुत अच्छा बताया आपने। बट इसमें ये है कि हम एक रेंज पे आ सकते हैं बस टाइम के। यस यस अगर उसके रेंज में वो आ रहा है जी। तो इसका मतलब एलिमेंट वाइज वो ठीक है, वहाँ यस बर्थ सर। टाइम ठीक है। जी जी जी। हाँ जी, हाँ जी। उसको एक्चुअली क्या है कि अप टू मिनट और सेकंड आने के लिए हमारे पास और टेक्निक्स हैं जिन्हें हम यूटिलाइज करेंगे। सो दिस इज द वन ऑफ द टेक्निक जिसे हम यूज करते हैं। तो ये एलिमेंट टेक्निक है। ये अभी किसी को क्लियर है? अंजू मैम, आपने हैंड रेस किया है? हाँ जी सर, मैंने कहा आप कह रहे थे ना किसी ने और करवाना है, तो मैंने कहा दे सकती हूँ, मतलब मैं कर सकती हूँ, खुद भी कर लूंगी, नहीं, आप बट खुद कर किसी का लेना, दे यदि भी कर सकती सकते हूँ। हो तो। एक्चुअली ये तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आ जाए क्या कर रहा हूँ मैं। जी, इज इट तो क्लियर? हाँ ज्योति जी, कृष्णन क्लियर मैम। तो है। हाँ जी, नमस्कार। जी नमस्कार। नमस्कार। जी See, should we add the birth element again after the completion of 6 hours or 3 hours, whatever it is? आपका समझ में नहीं आया? सपोज यह देख लीजिए, वैसे तो 12:48 तक पहुंच गया हम, तो नहीं, और 12:30 तक पहुंच गया है ना। 12:30 तक फायर एलिमेंट था, ठीक है। 12:30 तक फायर एलिमेंट था, हाँ ठीक है। हाँ। So, फायर 12:30 के एलिमेंट बाद तो 12:30 के बाद शुरू हुआ ना। 12:30 पे शुरू होगा ना, 12:30 तक थोड़ी था। 12:30 पे शुरू हुआ। हाँ 12:30 तक, देन तो संडे है ना, सो मैडम, ऐसा है कि जो सनराइज टाइम है उसमें आप 3 आवर ऐड करिए। आप सनराइज टाइम पर ही पहुंच गए मान लीजिए आप, और 3 आवर ऐड करिए, वो ओके। सनराइज टाइम पर ही पहुंच गए आप। हाँ, तो दोबारा हम फायर को ऐड करना है क्या 18 दोबारा का मिनट्स? पहले कब ऐड किया? जो दोबारा ऐड करना है, पहली बार ही ऐड कर रहे हैं हम। जैसे अच्छा, ठीक है, सपोज thank सनराइज 3:30 6:30 है, तो उसमें 3 आवर ऐड कर दीजिए। 9:30 भी सनराइज मान लो आप, 3 आवर ऐड कर दीजिए। 12:30 भी सनराइज इक्वलेंट है। अब आपका उससे 18 मिनट तक फायर एलिमेंट होगा। सुबह 6:30 से 18 मिनट भी फायर एलिमेंट होगा। 9:30 से 18 मिनट भी फायर एलिमेंट होगा। 12:30 से 18 मिनट भी फायर एलिमेंट होगा। यू। ओके, थैंक यू। चलो, अब इसमें मैं एक नेक्स्ट कंसेप्ट बता रहा हूं आपको। ये बेसिकली एक मेरा कंफर्मेटिव सूत्रास पे बेस्ड है, और ये एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर आपका किसी नेटिव के बर्थ टाइम में 10-15 मिनट का डिफरेंस हो और नवांश को करेक्ट करने की टेक्निक है। मगर ये कोई शॉर्ट नहीं है, हर एक कुंडली पर नहीं लगेगी, मगर कुछ कुंडलियों पर ये टेक्निक लगती है। तो उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जिन कुंडलियों पर लगती है आप देख सकते हो, यदि ऐसा कुछ हुआ है तो आप इसे लगा सकते हो और उससे आपका नवांश करेक्ट कर सकते हो। नवांश करेक्ट करने का मतलब आपका बर्थ टाइम 9-10 मिनट तक करेक्ट हो जाएगा, 15-20 मिनट तक भी करेक्ट हो सकता है। इतना करेक्ट होने की पॉसिबिलिटी होती है। तो इसके अंदर ये एक कन्फर्मेटिव सूत्राज है। आप मेरे वीडियोस देखते रहते हो, मैं अलग अलग कन्फर्मेटिव सूत्राज लेकर आता रहता हूँ। उनमें से ही ये एक सूत्र है, और इसको मैं यहाँ पर अभी आपको बताऊंगा। इसके अंदर क्या है कन्फर्मेटिव सूत्राज में, ये वैसे भी आप यूटिलाइज कर सकते हो। आपको मतलब अपने लाइफ के इवेंट, यदि आपका बर्थ टाइम करेक्ट है तभी भी आप केयरफुल हो सकते हो इस चीज से। ये राहु के ट्रांजिट पर बेस्ड है सूत्र। आपको यदि डाउट है कि हमारा बर्थ टाइम 10-15 मिनट गलत है, तो आप इसे यूटिलाइज करोगे तो आपका डेफिनेटली काम चलेगा। राहु के ट्रांजिट पर बेस्ड क्या है आपका, ये एक कॉम्बिनेशन है कि आपका जो नवांश D9 चार्ट है, यहां पर मैंने एक D9 चार्ट लिया हुआ है। ये नवांश चार्ट के अंदर जब भी आपकी लग्न से 4th साइन में जो राशि है, लग्न से, नवांश की बात कर रहा हूं मैं, D1 चार्ट की बात ही नहीं कर रहा। लग्न से 4th साइन में जो राशि है, वहां से जब भी राहु ट्रांजिट करेगा, या मून से
फोर्थ साइन में जो राशि है, जिसे एक्चुअली हम 64th नवांशा बोलते हैं, लग्न से और चंद्रमा से, जब भी राहु आपकी लग्न कुंडली नवांश कुंडली के चौथी राशि से, मतलब चौथे भाव में जो राशि है उससे ट्रांजिट करे, या चंद्रमा जहां पर भी बैठा है उससे चौथे भाव में जो राशि है, चंद्रमा से 4 काउंट करिए, वहां पर राशि है उससे ट्रांजिट करे। तो ध्यान से सुन लीजिए, भाव की नहीं बात कर रहा मैं, राशि की। जैसे देखिए यहां पर मैंने एक पर्सन की नवांश कुंडली ली हुई है, इसका मैंने बर्थ टाइम करेक्ट किया था, मैं बताऊंगा किस बेस पर करेक्ट किया था। कि यहां पर आप देखिए इसकी जो नवांश की बर्थ लग्न है वो 10 है नवांश की, तो इसका मतलब नवांश से चौथे भाव में राशि है 1, तो वहां से जब भी राहु ट्रांजिट करेगा, या इसका मून यहां पर है, मून से चौथे भाव में राशि है 10, वहां से जब भी राहु ट्रांजिट करेगा तो इसके किसी न किसी बहुत क्लोज रिलेटिव की डेथ होगी। बहुत क्लोज, दूर नहीं, बिल्कुल क्लोज, जैसे भाई हो गया, बहन होगी, सिस्टर होगी, मदर हो गए, फादर हो गए, दादाजी हो गए, इतना क्लोज, ऐसे क्लोज रिलेटिव की डेथ होती है। ये राहु का एक फॉर्मूला है कि 64th नवांशा से आपकी कुंडली के अंदर, इसको अदरवाइज भी आप यूटिलाइज कर सकते हो। जब भी राहु ट्रांजिट करता है, उस राशि से जब भी राहु ट्रांजिट करता है तो एक क्लोज रिलेटिव की डेथ वहां पर होगी। क्लोज में आपका नानी, नाना, दादा, दादी ये आ जाते हैं, आपके चाचा, चाची हो सकते हैं, मदर, फादर तो हो ही सकते हैं, और मैं बता रहा हूं कि बहुत क्लोज रिलेटिव की डेथ होती है, ऐसा माना जाता है, अशुभ इवेंट होगा ये कह सकते हैं हम। तो उसके बेसिस पर हम नवांश को आपके रेक्टिफाई करेंगे, तो नवांश को रेक्टिफाई करने पर उस पर्सन की जन्म कुंडली भी रेक्टिफाई हो जाएगी। तो इस फंडे पर बेस मैंने एक पर्सन की जन्म कुंडली को रेक्टिफाई किया, और वो मैं आपके सामने बताता हूं मैंने किस तरीके से रेक्टिफाई किया। उससे पर्सन ने मुझे बताया था कि उसके फादर और मदर दोनों की डेथ हुई जब भी राहु 12 पाइसेस साइन से ट्रांजिट किया। अभी जैसे राहु पाइसेस में ट्रांजिट कर रहा है, तो अभी उसके फादर की डेथ हुई। इससे पहले पाइसेस साइन में 18 ईयर पहले जब राहु ट्रांजिट किया था, तब उसकी मदर की डेथ हुई थी। तो उसको बर्थ टाइम में अपने में डाउट था, तो मैंने देखिए इस टेक्निक के बेस पर उसका बर्थ टाइम करेक्ट किया, और फिर बाकी पैरामीटर लगाए, तो बिल्कुल जो मैंने इस बेसिस पर करेक्ट किया वो करेक्ट निकला। तो वो मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ। उस पर्सन की मैं यहाँ पर कुंडली बनाऊंगा आपके सामने। देखिए ये उसकी बर्थ डिटेल मुझे मालूम है, एक न्यू कुंडली बना रहा हूं मैं। तो ये आपका बर्थ टाइम करेक्शन, ये बर्थ डेट है आपका उस पर्सन ने मुझे बर्थ टाइम दिया है 11:23:35 PM। ये कुंडली बना दी मैंने, आपको एक कुंडली नजर आ रही होगी। इसको किस तरीके से यूटिलाइज करना है, आप अपनी लाइफ के अंदर भी इवेंट को देखने के लिए ऐसे यूटिलाइज कर सकते हो आसानी से। यहां पर आप जाकर देखिए कि इसकी जो नवांश की लग्न है 10, और यहां पर 12 साइन आ रहा है इसके तीसरे भाव के अंदर, और मून से 4th है आपका 10 साइन। मैंने क्या सूत्र बताया कि जब भी लग्न से, नवांश की लग्न से चौथी राशि में जब भी ट्रांजिट करेगा राहु, तो इस पर्सन ने बताया कि मुझे कि इसके फादर की भी डेथ तब हुई थी जब राहु इस पाइसेस में ट्रांजिट कर रहा था। मदर की डेथ भी 18 साल पहले तभी हुई जब राहु पाइसेस में ट्रांजिट कर रहा था। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसके हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पाइसेस चौथे भाव के अंदर नहीं है। अब बाय द वे पाइसेस चौथे भाव के अंदर चला जाए इसका, तो ये फॉर्मूला इस पर फिट बैठ जाएगा। तो पाइसेस चौथे भाव के अंदर कैसे जाएगा साइन कि आपकी इसकी लग्न 9 हो जाए, बाय द वे 10 की जगह नवांश की लग्न क्या हो जाए 9। और आपको मैं बता देता हूं नवांश की लग्न 13 से 14 मिनट के बीच में कभी भी बदल सकती है यदि टाइम को आगे पीछे करो तो मैंने इसका टाइम पीछे करने की कोशिश की धीरे धीरे करके, और मैंने देखा कि क्या इसका ऐसा होता है क्या नवांश। तो यहाँ पर मैंने इस सॉफ्टवेयर के अंदर टूल है, वैसे भी आप कर सकते हो इसको। मैंने मिनट वाइज चेंज करना शुरू किया इसका, और नवांश की लग्न जब इसकी 9 हो जाएगी तब मैं रुक जाऊंगा। देखिए नवांश की लग्न 9 हो गई। अब नवांश की लग्न 9 होते ही अब आप ध्यान से देखिए इस कुंडली पर जो मैं फॉर्मूला बता रहा हूं वो बिल्कुल फिट बैठ रहा है।
क्या हुआ, अब 12 साइन लग्न से चौथे भाव के अंदर हो गया। इसके फादर की डेथ हुई थी, तभी भी राहु इस 12 साइन के अंदर ट्रांजिट कर रहा था, और जब मदर की डेथ हुई तभी भी 12 साइन के अंदर ट्रांजिट कर रहा था। तो मैंने इसका टाइम करेक्ट किया, टाइम करेक्ट करने पर ये आ गया इसका 23-28। जो इसने मुझे 23-35 दिया था वो 23-28 आ गया। और इस तरीके से मैंने राहु के ट्रांजिट के बेसिस पर इसकी कुंडली को रेक्टिफाई किया है। आप भी इस टेक्निक को यूटिलाइज कर सकते हो। और आप देखना चाहते हो, बहुत लोग राहु से घबराते हैं, राहु यहाँ कर रहा है ट्रांजिट, वहां कर रहा है ट्रांजिट। आप नवांश कुंडली में जरूर देखिएगा कि आपकी नवांश कुंडली के चंद्रमा से चौथी राशि में जब भी राहु आएगा, या चंद्रमा लग्न से चौथी राशि में जब भी राहु आएगा, इन्हें रेस्पेक्टिवली 64th नवांशा फ्रॉम लग्न एंड 64th नवांशा फ्रॉम चंद्रमा हम बोलते हैं। तो उस पर्टिकुलर टाइम पर आपके किसी क्लोज रिलेटिव के साथ मिस हैपनिंग होगी, और मिस हैपनिंग क्या होगी, डेथ होगी, और वो बहुत क्लोज रिलेटिव होगा, और ऐसा देखा गया है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट ऑल्सो वी कैन रेक्टिफाई द नवांश कुंडली। नवांश कुंडली रेक्टिफाई करने का मतलब है कि वो जब राहु जिस राशि से ट्रांजिट कर रहा है वो राशि या तो चंद्रमा से चौथे भाव में है, तो चंद्रमा से चौथे भाव की राशि आप नहीं बदल सकते, मगर लग्न से चौथे भाव की राशि आप बदल सकते हो। तो यदि आप देखते हो कि यदि 5, 10, 15 मिनट चेंज करने पर वो राशि लग्न से चौथे भाव में चली जाती है, तो इस पर्टिकुलर कंसेप्ट को भी आप यूटिलाइज यहाँ पर कर सकते हो। जैसा कि मैंने इस पर्टिकुलर पर्सन की कुंडली के अंदर इसको यूटिलाइज किया, और उसके बेसिस पर मैंने इसका बर्थ टाइम को बिल्कुल एक्यूरेटली वेरीफाई कर दिया। इसमें अब किसी को कोई डाउट हो तो वो पूछ सकता है इस कंसेप्ट से रिलेटेड। जी रश्मि मैम। यस सर, इसमें आपने सर जन्म के समय राहु का ट्रांजिट देखना है या कभी भी करंट टाइम हाँ का जब भी उसके साथ आप इसको देखना कैसे है वो मैं बताता हूँ आपको। पर्सन जो आया आपके पास हाँ उससे पूछ रहे हैं कि हाँ आपके साथ कोई ऐसे इवेंट हुए हैं क्या। जनरली जो लोग यस आते हैं सर वो बताते हैं मेरी मदर एक्सपायर हुई थी, दादी एक्सपायर हुई थी, जिन्हें बर्थ टाइम में डाउट होता है, फादर एक्सपायर हुए थे, ऐसा कोई इवेंट हुआ है क्या। तब वो बताते हैं हाँ कि हाँ जैसे उसने बताया कि 2024 में फादर एक्सपायर हुए उसके। तो आपने देख लिया राइट 2024 में राहु कहाँ ट्रांजिट कर रहा था, आपने देखा पाइसेस में ट्रांजिट कर रहा था। क्लियर है। हाँ अब आप उसके नवांश राइट में गए, नवांश में आप हाँ देखिए कि पाइसेस क्या उसकी लग्न से चौथे भाव में या चंद्रमा से चौथे भाव में एग्जिस्ट कर रहा है क्या पाइसेस। राइट यदि वो एग्जिस्ट कर राइट रहा है तो आप समझ लीजिए वो बर्थ टाइम उसका करेक्ट है, इस कंसेप्ट पर बेस्ड उसकी नवांश कुंडली करेक्ट है। मगर आप देखते हो कि उसका थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करने पर, जैसे मैंने अभी आपके सामने एडजस्टमेंट किया कि हाँ उसका हाँ उसको मैंने टाइम को यहाँ पर थोड़ा पीछे किया। यदि उसका राहु 12 साइन उसके 5वें भाव में होता तो मैं टाइम को थोड़ा आगे कर देता। तो राइट आपका उस तरीके से हम उसके नवांश कुंडली के अंदर वो राशि चौथे भाव में लाने की कोशिश करेंगे जिस राशि से राहु ट्रांजिट कर रहा है, और इस बेसिस पर हम उसके बर्थ टाइम को करेक्ट कर सकते हैं। कर सकते हैं, राइट जरूरी नहीं राइट आप इस तरीके से करो। ये कॉम्बिनेशन एक लगता है एप्लीकेबल होता है, इसलिए मैंने बताया है। मैं बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बताऊंगा, और ये सभी की कुंडलियों पे नहीं होता। हो सकता है किसी के फादर या किसी क्लोज रिलेटिव की डेथ ही ना हुई हो तो उनकी कुंडलियों पर नहीं लगेगा। मगर ये जिनकी एज आपका ये मान लीजिए 50 ईयर के आसपास के जो लोग आते हैं उनकी कुंडलियों पर इस फॉर्मूले को आप जरूर लगाएं, और ये 80-90% केसेस में बिल्कुल सटीक फॉर्मूला है। ओके सर। जी ज्योति कृष्णन मैम। थैंक यू, अभी तो गलती से हाथ लगे, थैंक यू, अभी तो ठीक है। ओके ओके, चलो हम आज यहीं तक रखेंगे, और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। मैंने आपको आज 4 टेक्निक बताई है, उन्हें मैं ब्रीफ में एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक हमने ट्रेडिशनल टेक्निक बताई थी नंबर 1 कि जिसके केस में राशि संधि पर जब जन्म होता है तो ऐसा माना जाता है यदि वो परिवार में बड़ा है तो यदि डिग्री 29 से 30 है तो वो कुंडली ठीक है, परिवार में छोटा है तो 0 से 1 डिग्री है तो वो कुंडली ठीक है। नंबर 1 कंसेप्ट। नंबर 2 कंसेप्ट मैंने बताया था रात्रि और दिन के समय पर जन्म है, और ये जन्म राशि संधि पर है। ऐसा माना जाता है, ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजर ऐसे मानते हैं कि रात्रि को समय होगा, जन्म होगा तो जो रात्रि बली राशियां हैं वो लग्न में होनी चाहिए, और दिन में जन्म होगा तो दिवावली जो राशियां हैं वो लग्न के अंदर होनी चाहिए। तो उसके बेसिस पर जब आपको डाउट हो रहा है इन दोनों में से कौन सी लग्न है तो उसे निर्धारित किया जा सकता है। तीसरा मैंने बताया
एलिमेंट के बेस पर हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर टाइम पर मेल का बर्थ हुआ है या फीमेल का बर्थ हुआ है, और उसकी कुंडली को हम वेरीफाई कर सकते हैं। तो आपका मैक्सिमम केसेस में मेल बर्थ आपका होता है फायर एलिमेंट के अंदर, स्पेस एलिमेंट के अंदर, और तीसरा अर्थ एलिमेंट के अंदर, और ऐसा ही पाया जाता है। उस तरीके से वेरीफाई कर सकते हैं। एक मैंने चौथा फॉर्मूला आपको एज ए एस्ट्रोलॉजी का सूत्र भी आप इसको रख के चल सकते हो, और आप इसको नवांश कुंडली को करेक्ट करने के लिए यूटिलाइज हो जाती है कई बार, कि राहु के ट्रांजिट के समय पर यदि आपके किसी के साथ कुछ मिस हैपनिंग हुई है तो आप देख लीजिएगा कि राहु का जो ट्रांजिट है वो क्या नवांश की लग्न से चौथे भाव में हो रहा है या चंद्रमा से चौथे भाव में हो रहा है, तो वो करेक्ट है कुंडली। और यदि वो चौथे में नहीं हो रहा है, यदि वो आगे पीछे हो रहा है, तो थोड़ा टाइम करेक्ट करके आप उसकी नवांश की कुंडली को करेक्ट कर सकते हो। बाकी जो हम बताएंगे, हम कैलकुलेशन करके आगे की क्लासेस में अप टू सेकंड्स पहुंचेंगे हर चीज़ के अंदर, कि इस समय पर जन्म हुआ होगा। तो अलग अलग टेक्निक बताएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, और ये मैक्सिमम कैलकुलेशन पर बेस्ड होगा। तो आज की क्लास को मैं एंड करता हूँ। नमस्कार। नेक्स्ट क्लास कमिंग थर्सडे को हम लेंगे।